नोएडा के एक पीजी में 19 साल की मुस्लिम लड़की महक अहमद की संदिग्ध हालत में जान चली जाती है और पड़ोसी हिंदू लड़का रमन कमरे पर बाहर से ताला लगाकर रातों रात गायब हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब नोएडा पुलिस जिस आरोपी को दिन रात ढूंढ रही थी उसे 1000 किलोमीटर दूर कटिहार पुलिस सिर्फ 5 बोतल अवैध शराब ले जाने के जुर्म में पकड़ लेती है, ये जाने बिना कि वो एक खौफनाक क्राइम को अंजाम देने के बाद भागोड़ा है। इस क्राइम को अंजाम देने के बाद रमन बिहार क्यों भाग रहा था? तो चलिए इस पूरी क्राइम स्टोरी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है असम के खूबसूरत और शांत शहर डिब्रूगढ़ से, जहां 19 साल की महक अपने परिवार के साथ रहती थी। महक स्वभाव से बेहद मासूम, तमीजदार और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत रखने वाली लड़की थी। उसने हाल ही में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देख रही थी। करियर बनाने की इसी लगन के साथ उसने डिब्रूगढ़ छोड़कर दिल्ली एनसीआर आने का बड़ा फैसला किया। शुरुआत में उसने अपने परिवार को इस फैसले के बारे में नहीं बताया, लेकिन नोएडा पहुंचने के बाद उसने अपने घर पर सब कुछ साफ साफ बता दिया और अपनी मेहनत से एक नई शुरुआत की। नोएडा के बरोला इलाके में उसने एक पीजी में कमरा नंबर 13 किराए पर ले लिया, जहां उसकी रूममेट बनी संजना और महक की सोच काफी मिलती जुलती थी, इसलिए दोनों के बीच जल्द ही गहरी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक लोकल कॉल सेंटर में जॉब शुरू की। महक अपनी नौकरी को लेकर बेहद गंभीर थी और हर एक दिन नई उम्मीद के साथ काम पर जाती। पीजी में रहने वाले बाकी लोग भी महक के अच्छे व्यवहार की वजह से उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन उसी पीजी में महक की इस खुशहाल दुनिया से बिल्कुल अलग एक और इंसान रहता था, रमन राज। बिहार के कटिहार का रहने वाला रमन उसी फ्लोर के कमरा नंबर 23 में रहता था। पढ़ाई लिखाई के मामले में रमन काफी आगे था। उसने बीटेक की डिग्री ली थी और पहले एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम भी कर चुका था, लेकिन हाल के दिनों में उसकी लाइफ पूरी तरह से ट्रैक से उतर चुकी थी। रमन की नौकरी छूट चुकी थी, वो पूरी तरह बेरोजगार था और उसकी आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो दिन भर शराब के नशे में डूबा रहता, बात बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता और उसका स्वभाव काफी गुस्सैल और संदिग्ध बन चुका था। महक जहां अपने परिवार का नाम रोशन करने में जुटी थी, वहीं रमन अपने खराब आदतों की वजह से पीजी के माहौल को खराब कर रहा था। एक ही फ्लोर पर रहने के कारण दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, पर महक हमेशा उससे दूरी बनाकर ही रखती। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि रमन के दिमाग में किस तरह की बातें चल रही थी और उसकी ये आदतें आगे चलकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली थी। समय बीतता गया और तारीख आई 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात। उस दिन महक की रूममेट संजना अपने किसी निजी काम से 2 दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई थी, जिसकी वजह से महक कमरे में अकेली थी। उस रात रमन अपनी बैल्कनी के पास खड़ा होकर शराब पी रहा था। पीजी के कुछ चश्मदीदों के मुताबिक रात के समय महक को रमन के साथ बालकनी में बातचीत करते देखा गया था। पास में चिप्स और पानी की बोतलें रखी थी। शुरुआत में ये बातचीत एक नॉर्मल पड़ोसी की तरह लग रही थी, लेकिन नशे की हालत में रमन का रवैया अचानक बदलने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। रमन का स्वभाव पहले से ही आक्रामक था और शराब के नशे ने उसके गुस्से को बेकाबू कर दिया। बातचीत के बाद दोनों बालकनी से हटकर रमन के कमरे के अंदर चले गए। उसके बाद कमरे का दरवाजा बंद हो गया और रात के सन्नाटे में अंदर क्या हुआ इसकी भनक बाहर किसी को नहीं लगी। अगली सुबह जब संजना वापस लौटी तो उसने देखा कि महक अपने कमरे में नहीं है। संजना ने महक के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। दोपहर तक जब महक की कोई खबर नहीं मिली तो संजना का शक गहराने लगा। तलाश करते हुए जब वो रमन के कमरा नंबर 23 के पास पहुंची तो वहां बाहर एक बड़ा ताला लटका हुआ था। रमन का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। दोपहर के करीब 12 बजे तक उस बंद कमरे से एक तेज और अजीब बदबू आने लगी। संजना ने बिना देर किए मकान मालिक सार्थक बंसल को खबर दी, जिन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। जब सेक्टर 49 थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ताला तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का दृश्य देखकर वो भी हैरान रह गए।
महक की जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी और उसके शरीर पर किसी तीखे औजार से वार करने के कई निशान थे। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मौके से शराब की बोतलें, ग्लास और महक का फोन एविडेंस के तौर पर जब्त कर लिया, लेकिन आरोपी रमन वहां से गायब हो चुका था। नोएडा के बरोला इलाके की उस बिल्डिंग में जैसे ही बंद दरवाजे का ताला टूटा, कानून और पुलिस के सामने सवालों का एक लंबा सिलसिला खड़ा हो गया। पुलिस ने महक के शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और 10 अगस्त को रमन राज के खिलाफ हत्या की संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अब सबसे पहला टास्क था आरोपी रमन का सुराग ढूंढना। नोएडा पुलिस ने रमन का फोन सर्विलांस पर लगाया और उसके आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन रमन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो अपनी हर पहचान मिटाकर कहीं गायब हो चुका था। पुलिस टीम अलग अलग लोकेशन पर रेड मार रही थी, पर रमन का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त नोएडा से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बिहार के कटिहार शहर में एक ऐसा ड्रामा चल रहा था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। बिहार के कानून के मुताबिक शराब रखना और बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसलिए वहां की पुलिस रोज की तरह नाइट पेट्रोलिंग पर निकली हुई थी। कटिहार नगर पुलिस जब फुलवारी काली मंदिर पोखर के पास गश्त कर रही थी, तभी उन्हें एक युवक संदिग्ध हालत में पैदल जाता हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक झोला था और पुलिस की गाड़ी देखते ही उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे रोका और जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो अंदर से शराब की 5 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने बिना देर किए उस युवक को हिरासत में ले लिया और स्थानीय थाने ले आई। पूछताछ में जब उस युवक ने अपना नाम रमन राज बताया, उस वक्त कटिहार पुलिस को जरा सा भी भनक नहीं था कि शराब की 5 बोतलों के साथ जिस मामूली युवक को उन्होंने पकड़ा था वो नोएडा पुलिस की हिट लिस्ट में शामिल एक खौफनाक भगोड़ा आरोपी है। कटिहार पुलिस ने रमन पर शराब का केस दर्ज किया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उधर नोएडा पुलिस रमन की तलाश में लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और लोकल इनपुट का इस्तेमाल कर रही थी। जांच के दौरान जैसे ही पुलिस को रमन की लास्ट लोकेशन कटिहार के आसपास मिली, नोएडा पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत बिहार के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब नोएडा पुलिस कटिहार पहुंची तो उन्हें पता चला कि जिस आरोपी को वो दिन रात तलाश कर रहे थे वो तो पहले से ही कटिहार जेल की सलाखों के पीछे बंद है। ये खबर सुनते ही नोएडा पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। हालांकि कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कानूनी पेंच अब शुरू होने वाला था, क्योंकि रमन कटिहार में एक अलग अपराध के तहत जेल में बंद था। इसलिए नोएडा पुलिस उसे सीधे उठाकर नोएडा नहीं ले जा सकती थी। कटिहार के डीएसपी विशाल आनंद और स्थानीय पुलिस के साथ संबंध बनाकर नोएडा पुलिस ने कटिहार कोर्ट में अर्जी दाखिल की। नोएडा पुलिस ने अदालत से रमन की ट्रांजिट रिमांड मांगी ताकि उसे नोएडा ले जाकर महक के सिलसिले में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सके। कटिहार पुलिस ने भी नोएडा पुलिस को इस पूरी प्रक्रिया में पूरा सहयोग दिया। आरोपी रमन राज की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का सबसे अहम और संवेदनशील दौर शुरू हुआ। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उस रात रमन ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया। आसाम के डिब्रूगढ़ से अपने सपने को पूरा करने नोएडा आई एक मासूम और सीधी सादी लड़की महक की जान के पीछे रमन का असली मोटिव क्या था। इस सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस ने महक की रूममेट संजना से भी लंबी पूछताछ की और उसके बयानों को स्टडी किया। संजना ने पुलिस को बताया कि महक बेहद शांत, व्यवहारिक और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। उसने हाल ही में 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और अपने परिवार को बिना बताए नोएडा आकर एक लोकल कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी। महक की सोच बहुत पॉजिटिव थी और वो अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती थी। दूसरी तरफ बीटेक की पढ़ाई कर चुका रमन पहले तो एक अच्छी आईटी कंपनी में काम करता था, लेकिन अपनी बुरी आदतों और लगातार शराब पीने की वजह से उसकी जॉब छूट चुकी थी। रमन का स्वभाव गुस्सैल, जिद्दी और बेहद संदिग्ध था। वो दिन भर अपने कमरों में बैठा रहता और पीजी के बाकी लोगों से अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस करता रहता। पुलिस की शुरुआती जांच और कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिलने से पता चला कि महक और रमन के बीच पहले से कोई बहुत पुरानी गहरी दुश्मनी नहीं थी। महक रमन के शराबी स्वभाव की वजह से उससे हमेशा दूरी बनाकर रखती थी, लेकिन 7 और 8 अगस्त के दरमियानी रात जब महक की रूममेट संजना 2 दिनों के लिए बाहर गई हुई थी,
रमन ने महक की इसी अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। रात के समय रमन अपनी बालकनी में बैठकर शराब पी रहा था। जब महक बाहर आई तो रमन ने उससे बातचीत शुरू की और उसे अपने कमरे की तरफ बुलाने की कोशिश की। शराब के नशे में धुत रमन की नीयत बिगड़ने लगी थी और उसने महक पर दबाव बनाना शुरू किया। जब मासूम महक ने रमन की इन गलत हरकतों का सख्त विरोध किया और शोर मचाने की चेतावनी दी तो रमन का ईगो और गुस्सा बेकाबू हो गया। अपने बेरोजगार होने की हताशा और शराब के भारी नशे में रमन ने आपा खो दिया। उसे डर लगा कि महक की शिकायत के बाद उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी और उसे पीजी से बाहर फेंक दिया जाएगा। इसी गुस्से और सनक में रमन ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और महक पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद रमन ने काफी होशियारी दिखाई। उसे एहसास हुआ कि उसका ये अपराध छुपने वाला नहीं है। अपनी कारिस्तानी को छुपाने के लिए उसने महक का मोबाइल वहीं छोड़ दिया, कमरे को बाहर से बड़ा ताला लगाया और रात के अंधेरे में चुपचाप बिल्डिंग से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ भाग गया। रमन ने सोचा था कि अगर वो नोएडा छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर अपने गृहनगर कटिहार भाग जाएगा तो पुलिस कभी उस तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले वो अपनी किस्मत से नहीं बच सकता। कटिहार में शराब के साथ पकड़े जाने के बाद रमन का पूरा प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। महक के परिवार वाले आज भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं कि उनकी बेटी जो अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए नोएडा गई थी वो एक सनकी इंसान के हाथों अपनी जान गंवा बैठी। पुलिस अब रमन को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट और डिजिटल एविडेंस के साथ मजबूत चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इस खौफनाक और हैरान कर देने वाले केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की क्राइम स्टोरीज देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। 21 मार्च की वो दोपहर लखनऊ के निशातगंज की गली नंबर 3 में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सभी लोग अपने कामों में बिजी थे। तभी शाम के ठीक 4 बजे 21 साल का आदित्य अपनी डिलीवरी पूरी करके घर लौटता है। वो थका हुआ था, उसे बस ठंडे पानी और अपनी दादी की हाथ की चाय की तलब थी। वो घर के अंदर दाखिल होता है और ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां उसकी 69 साल की दादी निर्मला देवी अक्सर आराम किया करती थी। लेकिन जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। सामने का मंजर इतना हॉरिफिक और हैरान कर देने वाला था कि आदित्य की चीख उसके गले में ही फंस गई। फर्श पर उसकी दादी निर्मला देवी पड़ी हुई थी। उसके हाथ पैर बेरहमी से रस्सी से बांधे हुए थे। चेहरे पर नीलापन छा चुका था और गले पर गहरे जख्मों के निशान थे। आदित्य पागलों की तरह अपनी दादी के पास दौड़ता है, उसकी नब्ज टटोलता है, लेकिन बार बार चेक करने के बाद भी आदित्य को उसकी दादी की पल्स नहीं मिलती। निर्मला देवी की सांसें थम चुकी थी। एक भरा पूरा परिवार जो कुछ घंटे पहले तक खुश था अब एक अलग मंजर में बदल चुका था। चीख पुकार मच जाती है, पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहां एंट्री होती है निर्मला देवी की बहू रंजना वर्मा की। रंजना अपनी सास की लाश को देखकर सीना पीट पीट कर रोने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, मेरी फूल जैसी सास को किसने मार डाला, कौन थे वो लुटेरे। लेकिन इसकी असलियत जब सामने आती है तो मोहल्ले वाले के साथ साथ पूरी दुनिया वालों के होश उड़ जाते हैं। इस पूरे खौफनाक वारदात को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में आने वाला निशातगंज का ये इलाका काफी शांत माना जाता है। यहाँ गली नंबर 3 में निर्मला देवी का अपना 2 मंजिला मकान था। निर्मला देवी जिनकी उम्र 69 साल थी वो इस घर की मुखिया थी। उनके पति की 2 साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद से उन्होंने अपने बेटे त्रिदेश के साथ इस घर को संभाला हुआ था। त्रिदेश वर्मा बिजली विभाग में नौकरी करते थे और वो एक बहुत ही मेहनती इंसान थे। उनकी पत्नी थी 39 साल की रंजना वर्मा। रंजना एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और बाहर से देखने पर वो एक रिस्पॉन्सिबल बहू और अच्छी माँ लगती थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आदित्य जिसकी उम्र 21 साल थी वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। 15 साल की बेटी अंशिका जो पढ़ाई में काफी बेहतर मानी जाती थी और एक नन्ही सी 1.5 साल की जानवी उर्फ सावी। बाहर वालों के लिए ये एक आइडियल फैमिली थी।
निर्मला देवी अपनी पोती सावी को बहुत प्यार करती थी और अक्सर घर पर ही रहती थी। ग्राउंड फ्लोर पर यह पूरा परिवार रहता था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर 8 कमरे इन्होंने किराए पर चढ़ा रखे थे। इन्हीं किराएदारों में से एक था 22 साल का राजन शर्मा, जो पेशे से कैब ड्राइवर था। राजन पिछले 3-4 सालों से इसी घर में रहता था। शुरू में सब कुछ बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट चल रहा था। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस घर की दीवारों के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट पनप रहा है। राजन और रंजना के बीच की बातचीत धीरे धीरे कैजुअल से इंटीमेट बनती जा रही थी। त्रिदेश अक्सर ड्यूटी पर बाहर रहते थे। आदित्य अपनी डिलीवरी के काम पर व्यस्त रहता था और बड़ी बेटी अंशिका अक्सर अपने मामा के घर उन्नाव में रहती थी। घर में अगर कोई था तो वो थी निर्मला देवी और वो छोटी सी बच्ची सावी। इसी अपॉर्चुनिटी और खालीपन का फायदा रंजना और राजन ने उठाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रंजना और राजन का रिश्ता डार्क होता चला गया। रंजना, जो राजन से उम्र में करीब 17 से 18 साल बड़ी थी, उसके प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। वो भूल गई कि उसके 3 बच्चे हैं। वो भूल गई कि समाज क्या कहेगा। राजन एक शातिर दिमाग का लड़का था। वो टैक्सी चलाता था और बातों में इतना माहिर था कि उसने रंजना को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। जब त्रिदेश काम पर चले जाते तो राजन हर बार रंजना से मिलने ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता। दोनों घंटों तक टाइम स्पेंड करते, बातें करते और अपने भविष्य के सपने बुनते। निर्मला देवी, जो घर की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी सदस्य थी, उन्हें अपनी बहू के इन हरकतों पर शक होने लगा। उन्होंने नोटिस किया कि रंजना और राजन का बर्ताव धीरे धीरे बदल रहा है। रंजना अक्सर मोबाइल पर बिजी रहती और छत पर रहने वाला किराएदार राजन का नीचे आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। एक दिन निर्मला देवी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ये निर्मला देवी के लिए एक बहुत ही बड़ा शौक था। वो अपनी बहू के बारे में कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की और वार्निंग दिया कि अगर उसने ये सब बंद नहीं किया तो वो अपने बेटे त्रिदेश को सब कुछ बता देंगी। यहाँ पर शायद निर्मला देवी अपने बेटे का परिवार बचाना चाहती थी। शायद उनको लग रहा था कि रंजना के बारे में ऐसी बातें सुनने से उसके लड़के को बहुत ठेस पहुंच सकती है। लेकिन दूसरी तरफ रंजना के दिमाग पर तो राजन का भूत सवार था। अपनी सास की ये धमकियां सहना उसके लिए नामुमकिन था। उसे अपना इंडिपेंडेंस और प्यार खतरे में आता नजर आया। इसके बाद से घर में रोज रोज झगड़े और आर्गुमेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। निर्मला देवी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो अपना खाना खुद बनाएंगी और रंजना से कोई रिश्ता नहीं रखेंगी। रंजना और राजन को समझ आ चुका था कि जब तक निर्मला देवी जिंदा है वो कभी चैन से एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। यहीं से उनके दिमाग में एक डेडली प्लान जन्म लेता है, निर्मला देवी को रास्ते से हटाने का प्लान। 21 मार्च की तारीख रंजना और राजन ने अपने वारदात को अंजाम देने के लिए चुनी। उन्हें पता था कि इस दिन घर के ज्यादातर लोग बाहर होंगे। त्रिदेश पावर हाउस की ड्यूटी पर थे, आदित्य काम पर गया हुआ था और अंशिका अपने मामा के घर उन्नाव में थी। घर में सिर्फ निर्मला देवी और 1.5 साल की बच्ची सावी थी। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। राजन ने इस पूरे वारदात को एक प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देने की प्लानिंग की थी। उसके पास घर के सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस था, क्योंकि वो यहाँ पर सालों से रह रहा था और रंजना ने उसे सभी कुछ बता रखा था। यहाँ पर वो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले राजन ने दोपहर 2 बजे घर के सभी सीसीटीवी कैमरे ऑफ कर दिए ताकि कोई एविडेंस रिकॉर्ड ना हो सके। इसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आता है और ग्राउंड फ्लोर वाले उस कमरे में एंटर करता है जहाँ पर रंजना पहले से ही मौजूद थी। निर्मला देवी इन सभी चीजों से बेखबर थी। जैसे ही उन्होंने राजन को कमरे में देखा वो चिल्लाने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो शोर मचाती रंजना और राजन ने उन्हें दबोच लिया। निर्मला देवी ने अपनी जान बचाने के लिए काफी स्ट्रगल किया, लेकिन रंजना और राजन के इस खतरनाक रूप के आगे उनकी एक नहीं चली। उन्होंने निर्मला देवी के हाथ और पैर रस्सी से बांध दिए ताकि वो हिल न सके। इसके बाद राजन रंजना के साड़ी का एक हिस्सा लेकर निर्मला देवी के गले में लपेट देता है।
राजन निर्मला देवी का गला घोटना शुरू कर देता है। रंजना भी पूरी तरीके से राजन की मदद करती रही। कुछ ही मिनटों में निर्मला देवी का शरीर ठंडा पड़ गया। उनकी जान जा चुकी थी, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि निर्मला देवी को खत्म करने के बाद ये पूरे घटना को रॉबरी का रूप देने की कोशिश करने लगे। उन्होंने निर्मला देवी के गहने उतार लिए और घर का सारा सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस को लगे कि लुटेरे आए थे। इसके बाद वो बड़े आराम से कार में बैठकर वहां से निकल गए और दूर जाकर 4 बजे के आसपास सीसीटीवी दोबारा ऑन कर दिया ताकि किसी को शक ना हो कि वो घर के अंदर ही थे। दोपहर के ठीक 4 बजे जब आदित्य काम से घर लौटता है और अपनी दादी की लाश देखता है तो वो सबसे पहले अपने पिता और अपने माँ को फोन करता है। रंजना, जो उस वक्त राजन के साथ ही कहीं बाहर सेफ लोकेशन पर थी, वो फोन उठाती है और एक्टिंग शुरू कर देती है। रंजना जब फोन रखती है तो राजन उसको कहता है कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाते हैं क्योंकि थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाएगी जो उनके लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन रंजना कहती है किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता और वो अगर घर नहीं गई तो सबको यकीन हो जाएगा कि ये काम उन्होंने ही किया है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि वो दोनों घर लौट जाए और सबके तरह वो भी उनके दुख में शामिल हो जाए। प्लान के मुताबिक वो घर पहुंचती है और ड्रामा क्रिएट कर देती है। वो पड़ोसियों के सामने ऐसे रोती है जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वो बार बार पुलिस से कह रही थी, साहब मेरे घर में लूटपाट हुई है, लुटेरों ने मेरी माँ जैसी सास को मार डाला। राजन भी वहां पहुंच जाता है और एक अच्छे किराएदार होने का नाटक करने लगता है। वो बहुत ज्यादा दुखी होने का नाटक करता है ताकि किसी की नजर उस पर ना जाए। त्रिदेश भी बदहवास हालत में घर पहुंचते हैं। पूरा घर इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा था। रंजना को लग रहा था कि उसका प्लान परफेक्ट है। सीसीटीवी बंद था, घर में कोई गवाह नहीं, 1.5 साल की बच्ची वो भी बोल नहीं सकती। यहाँ तक कि उसने गहने भी छुपा दिए थे ताकि मोटिव लूटपाट की लगे। रंजना को लग रहा था अब उन दोनों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन रंजना एक बात भूल गई थी, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो एक ना एक सबूत तो छोड़ ही जाता है। कुछ ही देर में लखनऊ पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और उनके साथ आता है डॉग स्क्वाड। और यहाँ से इस केस में ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो रंजना और राजन की पैरों तले से जमीन खिसका देता है। जैसे ही लखनऊ पुलिस को निषादगंज में हुई इस ब्रूटल केस की खबर मिली, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अलर्ट हो गया। मौके पर बड़े अधिकारियों के साथ फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड भी पहुंच गई। घर के बाहर भीड़ जम चुकी थी और घर के अंदर रंजना का रोना धोना जारी था। पुलिस ने सबसे पहले बॉडी का इंस्पेक्शन किया। निर्मला देवी के गले पर उंगलियों के निशान और उनका हाथ पैर बंधा होना ये साफ बता रहा था ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। रंजना बार बार पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, साहब घर से गहने गायब है, जरूर किसी लुटेरे ने मेरी सास को मारा होगा। लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटक रही थी। घर का दरवाजा टूटा नहीं था और घर के अंदर किसी भी फोर्सफुल एंट्री के निशान नहीं थे। तभी सीन में एंट्री होती है पुलिस के स्टार परफॉर्मर यानी स्निफर डॉग की। डॉग को निर्मला देवी के कमरे में ले जाया गया जहां उसने सब कुछ सूंघना शुरू कर दिया। इसके बाद ही वो डॉग कमरे से बाहर निकला, फर्स्ट फ्लोर पर गया और सीधा राजन शर्मा के घर में घुस गया। पुलिस डॉग की ऐसी हरकत देखकर राजन के होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे का रंग भी बदल जाता है। उसने घबराकर डॉग को भगाने की कोशिश की, लेकिन डॉग बार बार उसी के पास वापस आ रहा था। ये पुलिस के लिए पहला सबसे बड़ा क्लू था। उस डॉग का इशारा साफ बता रहा था कातिल कोई बाहर का नहीं बल्कि इसी बिल्डिंग में से कोई है। पुलिस ने तुरंत राजन को अपनी सस्पिशियन लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। राजन पर शक गहराते ही पुलिस ने घर के डिजिटल सर्विलेंस की जांच करनी शुरू कर दी। जब डीवीआर चेक किया गया तो पुलिस के होश उड़ गए। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का फुटेज मिसिंग था। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं लग रहा था, बल्कि इसे जानबूझकर डिसेबल किया गया था। पुलिस ने जब आसपास के घरों और रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। 4 बजे से ठीक पहले जब घर के कैमरे बंद थे, रंजना और राजन एक साथ एक कार में घर से निकलते हुए दिखाई दिए।
ये वो एविडेंस था जो रंजना के प्लानिंग को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था। रंजना का दावा था कि वो तो घर पर ही नहीं थी और उसे घटना का पता आदित्य के फोन से चला, लेकिन अगर वो बाहर थी तो वो राजन के साथ कार में क्या कर रही थी, और कैमरे सिर्फ उसी वक्त बंद क्यों हुए जब निर्मला देवी को खत्म किया गया। पुलिस ने बिना वक्त गवाए रंजना और राजन को हिरासत में लिया। जब दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर इंटेरोगेट किया गया तो उनकी कहानियों में कॉन्ट्रडिक्शन मिलने लगे। नेम लग रहा है कि हमने मारा है जबकि हम यहाँ पे नहीं थे। पुलिस ने जब 3rd डिग्री और स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग का इस्तेमाल किया तो राजन धीरे धीरे टूटने लगा और उसके मुंह से सच बाहर आने लगे। पुलिस की सख्ती के आगे राजन और रंजना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। राजन ने कबूल किया कि उनका पिछले 4 सालों से अफेयर चल रहा था। उसने बताया कि कैसे रंजना उसे घर की हर छोटी बड़ी बात बताती थी। रंजना अपनी सास की दखलंदाजी से बहुत परेशान हो चुकी थी। निर्मला देवी ने कई बार उन दोनों को रेड हैंडेड पकड़ लिया था और वो बार बार कहती थी कि वो अपने बेटे को इन सब चीजों के बारे में बता देंगी। रंजना ने राजन से कहा था, अगर ये बुढ़िया जिंदा रही तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। वारदात वाले दिन राजन ने रंजना की मदद से सीसीटीवी का एक्सेस लिया और उसे ब्लैकआउट कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर निर्मला देवी का गला घोंट दिया। राजन ने कहा उसने निर्मला देवी के हाथ पैर इसलिए बांधे ताकि पुलिस को लगे ये किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। गहने भी उन्होंने ही छुपाए थे ताकि रॉबरी का एंगल लगे। रंजना को यकीन था कि उसका इमोशनल ड्रामा पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन उसे नहीं पता था उसकी अपनी ही बेटी अंशिका ने पुलिस को एक और शॉकिंग बात बता दी। अंशिका ने पुलिस को जो बताया इसके बारे में जानकर रंजना भी हैरान रह गई। अंशिका ने अपने माँ के बारे में पुलिस को बताया कि उसकी माँ अक्सर राजन के कमरे में जाती और इस बात को लेकर घर में अक्सर माहौल खराब हो जाते। निषादगंज इलाके के लोग जिस बहू को इनोसेंट समझ रहे थे वो अपनी ही सास की दुश्मन निकली। पुलिस ने रंजना और राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन इस पूरे केस का इम्पैक्ट उस पूरे परिवार पर पड़ा है। 69 साल की निर्मला देवी ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उनका बेटा त्रिदेश, जिसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया था, अब पूरी तरह टूट चुका था। सबसे बुरा हाल उन 3 बच्चों का था, 21 साल का आदित्य, 15 साल की अंशिका और 1.5 साल की सावी। आदित्य जो अपनी माँ को भगवान मानता था, अब वो अपनी माँ का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। 15 साल की अंशिका अब अपनी छोटी बहन सावी की जिम्मेदारी उठाने की कोशिश कर रही है। उसका बचपन भी इस ट्रॉमा में कहीं खो गया है। रंजना और राजन अभी सलाखों के पीछे है, लेकिन उन्होंने जो घटना को अंजाम दिया है शायद उसके लिए ये समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये केस हमें सिखाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर देता है। रंजना ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड के लिए अपनी 20 साल पुरानी मैरिड लाइफ और 3 बच्चों की भविष्य बलि चढ़ा दी। गाइज, इस केस के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।